नमस्कार, मैं हूं भूपेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी चौपाल। आज हमारे साथ डॉक्टर मोनिक अग्रवाल जी हैं और आज हम बात करेंगे न्यूरो सर्जरी पे गलत धारणाएं और सच्चाई के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि लोग एक गलत धारणा मन में बनाए बैठे हैं कि जो सर्जरी होती है वो बहुत बड़ी होती है या पूरा सर को खोल देते हैं। नमस्कार भूपेन जी, नमस्कार श्रोता जी। ऐसा कुछ नहीं है जो असर कि हमें पूरी खोपड़ी खोलनी है या बड़ा चीज़ लगाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अधिकतर केसेस में 2 से 3 इंच का या सेंटीमीटर का इंसिजन से काम चल जाता है और वहीं से पहुँच कर खून निकाल कर थक्का निकालना है हमें या ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करना है वो कर देते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं इसमें बड़ा इंसिजन लगाना पड़ता है, बड़ी खोपड़ी खोलनी पड़ती है उसके अंदर। तो ये सरासर गलत धारणा है। एक धारणा और है लोगों के मन में गलत कि सर्जरी के बाद लोगों को लकवा मार जाता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑपरेशन होने बंद हो चुके होते हैं। जी। पहली चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी इज सक्सेसफुल। इन फ्यू केसेस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन कोई कहता है मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो सर्जन नहीं है। और अधिकतर पेशेंट कुछ ही दिनों में चलना फिरना शुरू कर देते हैं, अपने काम पे लौट भी जाते हैं। जो आप कह रहे हैं, अधिकतर मैं स्पाइन सर्जरी में बहुत सुनता हूँ कि आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया, उसका कोई लकवा मार जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अधिकतर 15 से 20 दिन में वापस अपने काम पे चले जाते हैं। अब तो मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से ऑपरेशन होने लगे हैं, जिससे कि आप ऑपरेट करो, छोटे इंसिजन से सर्जरी होती है और उसके कुछ दिनों बाद पेशेंट अपने काम पे भी चला जाता है। हाँ, उन लोग कहते हैं कि हमने दिमाग की सर्जरी कराई या रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराई तो मतलब हमको बेड पे लेटे रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम। देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है कि ब्रेन सर्जरी में सर्जरी पहले आपकी कैसी थी है। अगर आप बहुत गहरे कोमा में हैं तो मरने को टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप में अगर सुधार है, सिर्फ आप सेमी कॉन्शियस हैं, तो उसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट बहुत जल्दी काम पे चले जाते हैं। मेरे पता नहीं कितने पेशेंट हैं जब सब काम कर रहे हैं, कुछ कंपनी के CEOs हैं, सब कुछ हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये धारणा गलत है। ये धारणा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में या छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में सर्जरी होती है, दोनों जगह अच्छी सर्जरी होती है। बात आती है कि क्या बड़े शहरों में या छोटे शहरों में सर्जरी की जो कीमत है, महंगाई है, उसमें क्या है, मतलब वो क्या रहता है? जैसे आप कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी में हर चीज़ महंगी है। आप आलू लेने जाओगे वही महंगा है जी। वही सर्जरीज की है, हर चीज़ महंगी है। जबकि वही सारी फैसिलिटीज़ आपको एक मीडियम सिटी के अंदर मिल सकती हैं और बहुत कम दामों पर। मुझे जिससे कहते हैं ना कि मोस्ट इफेक्टिव, अगर प्राइस वाइज है मोस्ट इफेक्टिव, वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और इन शहरों में बहुत कम दाम पर से मिल जाती हैं। तो अब ये कहें कि मुरादाबाद में कोई महंगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली कंपेरिजनली काफ़ी सस्ती सर्जरीज हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब और उनके क्योर रेट, इम्प्रूवमेंट रेट वही है जो दिल्ली में। हाँ, मतलब सर्जरी हमारे यहाँ बहुत कम दामों पे, कम दामों पे होगी, बिल्कुल, पर होगी उसी पद्धति से ही जो दिल्ली होती है, जो दिल्ली में होगा। हाँ। तो उस चीज़ में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। तो लोग अपने मन से ये धारणा निकाल दें कि अगर मुरादाबाद में सर्जरी कराते हैं तो यहाँ पर सर्जरी अच्छी नहीं होगी और महंगी होगी। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बड़े शहरों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सी सर्जरीज होती हैं, बहुत से रिजल्ट्स हैं। लोग दिल्ली गुड़गांव के, क्योंकि हमें सस्ती होती है, वहाँ के लोग आके यहाँ पे ऑपरेट कराते हैं। अच्छा, जी। मतलब ये अच्छा है ना कि हमारे शहर में जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में सर्जरी हो रही है और वो वहाँ एक्स्ट्रा पे करते हैं। देखिए, सब कुछ यही मिल रहा है। मैंने जब खुद मैक्स साकेत में ये मैदान गुड़गांव में काम किया, वहाँ भी ऑपरेट किए जी। अब वो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, तो अगर सर्जन वही है, प्रोसीजर वही है और अगर कम रेट है तो बड़ा नेचुरल है कि यहाँ बहुत सस्ती होनी है। ये तो मरीजों का फायदा ही है। फायदा है। आपने देखा होगा, अक्सर लोगों में एक धारणा है कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया है तो आपको बिस्तर पे ही लेटे रहना है। ना, अगर ऐसा होता तो ऑपरेशन होने बंद हो चुके होते। डॉक्टर क्यों करते हैं ऐसे ऑपरेशन? आप मान के चलिए कि बहुत पॉलिटिशियंस के, बहुत IAS ऑफिसर्स के, कुछ डॉक्टर्स के, बहुत के स्पाइन ऑपरेट होते हैं, सब काम कर रहे हैं। ये एक धारणा बना दी। देखिए, होता क्या, आप जितना लेट जाएंगे उतने खराब रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपको बीमारी हुई, आपने जल्दी डॉक्टर दिखाया, अगर जल्दी ऑपरेट हो गए आप तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उस चीज़ के। लेकिन आप बहुत लेट करेंगे, पता कर पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको यूरिन में, पॉटी में दिक्कत है आपको, अब तब जा रहे हो डॉक्टर से ऑपरेट करने के लिए, तब तक नर्व काफ़ी वीक हो चुकी होती है। जैसे कि आप मानिए स्पंज है, स्पंज को बहुत देर दबा के रखो
और वो चीज़ हटा दो तब भी वो दबा रहता है स्पंज, हाँ वो शेप ले लेता है। शेप ले लेता है वो। आप जितनी देर हटाओगे उतनी स्पंज वापस आएगा। नर्व इज लाइक दैट। अगर उस पर दबाव है, कंप्रेशन है, आप जितनी देर हटाओगे उतनी देर इंप्रूव करेगा। आप उसे पड़े रहने दोगे, नहीं हमें नहीं करेंगे फिर कराओगे तो बहुत दिक्कत होती है। ये एक बहुत गलत धारणा है, क्योंकि इससे बहुत पेशेंट्स गाँव में खास तौर से लेटे हुए हैं बेड पे कि ये हम ऑपरेट नहीं कराएंगे, क्योंकि जबकि खुद के पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो पैर काम ना करना, टिप में दिक्कत आना अपना लकवा की निशानी है वो तो। हाँ मतलब आप सिम्टम्स को नहीं पहचान रहे हैं बिल्कुल। और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर परेशानियों से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो सिम्टम्स को पहचाने और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिल्कुल। और समय समय पे चेकअप कराने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे ये तो हमेशा बेनिफिट है। ये कहते हैं कि 40 ईयर्स के बाद हर 6 मंथ में आपको अपना टेस्ट करना चाहिए। जी। वो बहुत ज़रूरी है चीज़, क्योंकि आप एक बार टेस्ट कराते हैं, अब उस चीज़ पता चल जाती है, वो डॉक्टर को दिखा दिया। अच्छा ये नहीं होता कि आपकी कार है, स्कूटर है, हर 6 महीने में आप गैरेज में डालते उससे सर्विस तो कराते हैं। सर्विस कराते हैं तो अपनी बॉडी की सर्विस क्यों नहीं कराते हो? हाँ, ये आप एक बार 6 महीने में डॉक्टर को दिखा दिया, आपने कोई टेस्ट करा लिए, सर्विस हो गई आपकी पूरी। बिल्कुल ज़रूरी भी है। जरूरी है वो। और ये भी तो पूरी मशीन है हमारी, हर एक की है। और यही बात मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या न्यूरो सर्जरी जो बुजुर्ग हैं और ये हैं उनके लिए कैसे है? मतलब नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यूरो सर्जरी से बुजुर्गों के लिए है। जी। न्यूरो सर्जरी पैदा होते बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी तक सबके लिए है। कुछ पैदाइशी गांठें होती हैं जिसे मेनिंगोमायोसील बोलते हैं, दिमाग में पानी भर जाता है बच्चों के, जिसे हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। वो छोटे बच्चों में होता है, उनको भी ऑपरेट करते हैं। अब तो इवन प्रोसीजर आ गया है कि आप माँ के गर्भ में बच्चे को ऑपरेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अच्छा जी। और ओल्ड एज में ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन हेमरेज है, स्ट्रोक है, वो सब होते हैं, तो उनको ऑपरेट करते हैं। तो न्यूरो सर्जरी हर एज में की जाती है, हर एज में उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर एक गलत धारणा और है कि जब हम MRI कराते हैं तो उससे जो किरणें निकलती हैं उससे दिमाग को हानि होती है। नहीं, ये सीटी स्कैन में है। जी। जो किरणें निकलती हैं वो सीटी स्कैन से निकलती हैं। MRI मैग्नेट पे काम करती है। MRI की फुल फॉर्म में मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेट नुकसान नहीं करता, कोई किरण नहीं होती उसकी। वो तो इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी वो है, नुकसान नहीं बच्चे को। सीटी स्कैन जो होता है वो बच्चे को नुकसान करता है, MRI नुकसान नहीं करती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि MRI में किरणें होती है वो नुकसान करती है, वो नुकसान नहीं करती। हाँ, लोगों को अभी CT स्कैन में और MRI में फ़र्क शायद नहीं पता है। हाँ, लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये कहूँगा कि MRI एक एडवांस फॉर्म है CT स्कैन की भी। CT स्कैन एक बड़ा पिक्चर दिखाता है हमें, MRI इसके एडवांस के बहुत फाइन स्ट्रक्चर दिखाता है। नर्व्स मेनली जो दिखाई देती है वो MRI में दिखाई देती हैं। बोनी स्ट्रक्चर या पैरेन्काइमा जो बड़ा टिश्यू है वो हमें CT स्कैन में अच्छा दिखाई देता है। इसलिए अगर चोट लगी है आपको तो कहते हैं CT स्कैन कराइए, क्योंकि फास्ट होता है, जल्दी होता है वो। MRI टाइम लेता है। CT स्कैन को 1 से 2 मिनट में होता है, MRI जनरली 15 से 20 मिनट लेते हैं होने के अंदर। इसलिए चोट फैट के पेशेंट, चोट अगर लगी आपको तो हम जल्दी से CT कराते हैं, वरना पेशेंट्स हेडेक है, उसको स्पाइन डिजीज़ है, वोमिटिंग या चक्कर है, तो उसमें हम MRI कराते हैं। उसमें तो MRI से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। तो ये धारणा भी गलत बिल्कुल। तो सब लोगों में एक धारणा और है कि जैसे स्ट्रोक आया तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको स्ट्रोक आया, पहले पहचानिए जी स्ट्रोक क्या है। आपका फेस थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप हंस रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको मुंह टेढ़ा हो गया, आपका आँख पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही है, ये एक साइन है स्ट्रोक का। आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, आपके बोलने में ततला रहे हैं या लड़खड़ा रहे हैं, ये साइन है स्ट्रोक का। आप हाथ उठा रहे हैं, हाथ पूरी तरह उठ नहीं पा रहा, ये साइन है स्ट्रोक का। पूरी प्रॉपर काम करना जी, ये सीखना बहुत जरूरी है। पहचाने कैसे, आप पहचानते तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको स्टीमिक स्ट्रोक हुआ है या जिसमें कहते हैं नस ब्लॉक हो गई है, अब ऐसी दवाइयाँ हैं कि अगर आप 4 से 4.5 घंटे में उनको दे दें तो पूरी तरह नस खुल जाती है, आप वापस जाते हैं। आपका हाथ पर काम नहीं कर रहा, तुरंत चलना शुरू हो जाएगा हाथ पर। तो ये कहना गलत है कि आपको एक बार स्ट्रोक हो गया, आप जिंदगी भर के लिए ख़राब हो गया। अगर आप नहीं पहुँच पाए, उसके बाद ही पद्धति है 8 घंटे तक के लिए, उसे हम एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। मतलब अंदर जाते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए स्टेंट डालते हैं, तो पैर से जाते हैं, हाथ से जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, वहाँ पे दवाई डाली जाती है जिससे वो स्ट्रोक खुल जाए। हाँ, मतलब लोगों में लगता है कि स्ट्रोक हुआ है, नहीं, तो अब तो लाइफ आगे खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन उसके बाद भी कुछ मेडिसिन दे के और एक्सरसाइज वगैरह से बच सकते हैं, आप वापस अपने नॉर्मल आ सकते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो अपनी ज़िंदगी वापस वैसे जी रहे हैं। तो मतलब स्ट्रोक के बाद जिंदगी खत्म है? नहीं, ये गलत है। ये धारणा भी नहीं, ये गलत है। जो है नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप अपने लिए कितने
पावरफुल हो वो इम्पोर्टेंट है, आप में कितनी जीने की इच्छा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप खुद से रिवाइव होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें भी, हर चीज़ mental पॉसिबल health है। आपकी क्या है? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने फॉर्म में ठीक होने के लिए हाँ। आप उसमें इम्प्रूव करेंगे आप। तो ये धारणा भी गलत है। ध्यान रखते हैं बिल्कुल। सर एक धारणा और है जिससे सारे मरीज रखते हैं कि सर्जरी हो गई उसके बाद हमको महीनों हफ्तों आईसीयू में एडमिट रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ दिनों के लिए रहना पड़ता है। बाकी मैंने जैसे बताया कि आपको डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेशन से पहले कैसी थी। जी। वरना मोस्ट केसेस में आपको 2-3 दिन 4 दिन में आईसीयू से छुट्टी मिल जाती है, वार्ड में आके फिर आप डिस्चार्ज घर पे आ सकते हैं आप। ये गलत है सोचना, क्योंकि ये एक तरीके से बना रखा है कि क्यों लोग नहीं चाहते कराना, वो डराते हैं लोगों को और उल्टा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2-3 दिन में जनरली आईसीयू से छुट्टी जाती है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर बाकी आपकी स्थिति बहुत है, आप कोमा में है, तो आपको टाइम लगेगा। आपकी सांस नहीं आ रही थी, बीपी नहीं आ रहा था, तो उस चीज़ में टाइम लगेगा आपका। आईसीयू का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अदर केसेस में 2 या 3 दिन में मरीज को आईसीयू से बाहर कर दिया जाता है और फिर मरीज छुट्टी हो जाती है उसकी। और एक चीज़ वो सामने आपने देखी होगी अक्सर कि जैसे ही परिवार वालों को पता चलता है कि पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करना पड़ेगा, जब डॉक्टर ये लाइन बोलते हैं तो जो लोग होते हैं फैमिली के वो डर जाते हैं। तो ये डर ना ज़रूरी है या नहीं, देखिए ट्रीटमेंट का एक हिस्सा होता है? ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। मेरा मानना है कि डरने की जरूरत नहीं है, पर समझना जरूरी है कि अगर डॉक्टर ने बोला आईसीयू के लिए बोला है तो स्थिति थोड़ी ग्रेव है। ये समझना भी जरूरी है, पर डरने की जरूरत नहीं होती इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ों के इलाज हैं। जैसे वेंटिलेटर है भाई, आईसीयू वेंटिलेटर्स होते हैं। अगर आप पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख दो तो मरीज ये मान के चलता है कि अब गया, उसको शायद मान के चलता है कि मरीज गया, इसे वेंटिलेटर पर रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर बहुत केसेस में लाइफ सेविंग है। हाँ, आपने रखा वेंटिलेटर पे, पेशेंट को दिमाग को आराम मिलता है, तो सांसें में आराम मिलता है, तो पेशेंट फास्ट इंप्रूव करता है उसके अंदर। जैसे इसमें बोलते हैं कि अगर पेशेंट का GCS लेस देन 8, मतलब कॉन्शियस लेवल उसका बहुत कम है, तो उस केसेस में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना चाहिए। जिससे कि बात करते आप सांस लोगे, जोर से सांस लोगे, चलाओगे तो और एनर्जी वेस्ट करोगे अपनी। वेंटिलेटर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके एयरवे को प्रोटेक्ट करके रखता है वो आपके, तो रिकवरी फास्ट होती है। तो इसीलिए आईसीयू से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये समझने की जरूरत है कि अगर डॉक्टर ने बोला है तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है, ज़रूरत है। जरूरत है। एक धारणा और है लोगों के मन में कि कोविड के बाद से स्टॉक की प्रॉब्लम या न्यूरो की प्रॉब्लम या स्पाइन की प्रॉब्लम्स जो है लोगों में बढ़ी है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कोविड के बाद से स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि आपने देखा था हमने कोविड में जैसे ज़्यादा कोविड होता था उसे ब्लड थिनर दे देते हैं, मतलब खून पतला करने दवाई। इसका मतलब है कि कहने का खून जमने की क्षमता बढ़ गई। वो आज भी लोगों में देखा गया है, क्योंकि आजकल यंग स्ट्रोक बहुत दिख रहे हैं कि खून जमने की क्षमता बढ़ गई है लोगों की, वो केयर करते नहीं, लाइफ स्टाइल खराब हो गया उन लोगों का, तो इस चक्कर में स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ गई हैं। फिर कोविड टाइम में बच्चों के ऑनलाइन स्कूल हो गए थे, तो वो मोबाइल पे लैपटॉप पढ़ने का, तो पूरे गर्दन झुके रहना या लेट के पढ़ना, तो पीठ में दर्द होना, तो स्पाइन की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। थर्ड, उसके बाद से जो मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गया है। लोगों बातें करते हुए मर जाएंगे, वो कुछ जगह मर जाएंगे या वो ठीक नहीं हो पाएंगे। वो एक ऐसा डर कोविड टाइम बैठ गया जो आज भी परसिस्ट करता है लोगों के बीच में। उन्हें जरा भी हेडेक होता है, कुछ होता है, तो उनको लगता है कि अब तो वो गए। तो बीमारियां बढ़ी हैं उसके बाद से। आज के जो लाइफ स्टाइल है वो चाहे पेरेंट्स का हो चाहे बच्चों का हो, उसमें मोबाइल और टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा है। उससे ब्रेन को क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है नहीं, जो अभी आगे हो भी सकती हैं और जो हो रही है? बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल से रेडिएशंस होती हैं जो ब्रेन को नुकसान कर रही हैं। इवन स्टडीज़ में देखा गया कि जिन घरों के पास मोबाइल टावर लग रहे हैं वहाँ ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ गए। तो और जो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं गर्दन पे और स्पाइन इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपके बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं इस चक्कर में। अब बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, उन्हें 4-5 घंटे मोबाइल चाहिए, खाना नहीं खाते, पढ़ते नहीं है जब तक कि वो मोबाइल नहीं देख लेते वो चीज़। वो हालत बड़ों की हो गई है। आप देखो लोगों एक दूसरे बात करना कम हो गया, सब बैठे हैं, सब मोबाइल चलाते रहेंगे अपने बैठे हुए। जो ह्यूमन इंटरेक्शन था वो बहुत कम हो गया, इससे डिजीज़ बढ़ी हैं। आप डिप्रेशन बहुत बढ़ गए उससे, बस आप किसी से बात करना नहीं चाहते, आप एक अलग ही दुनिया में हैं।
जो रील्स चल रही हैं आपकी या आप जो देख रहे हैं चीज़ें मोबाइल पे, वो हर चीज़ सही नहीं है। ब्रेन को, स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव ज़रूरी हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो मरीज़ है या मरीज कोई भी आम आदमी वो इजीली फॉलो कर ले? ये आपने बिल्कुल सही पूछा। बहुत कम लोग पूछते हैं प्रिवेंशन कैसे होगा। जी। अधिकतर मरीज आता है उससे पूछता है ठीक होना है। हाँ। आप अगर 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज ना करें, वॉक कर लें, जी। जो सबसे आसान चीज़ है, जी। वॉक कर लें। आप 20 मिनट योगा कर लें, वो बहुत अच्छा है आपके स्पाइन को रखने के लिए, आपके ब्रेन की हेल्थ रखने के लिए। आप खाना पीना सुधारें, फैट बहुत कम करें डाइट में, जितना जंक फूड है उसे कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, ये सब जंक फूड्स हैं, इनका ब्रेन पे अपोजिट इफेक्ट पड़ता है हमेशा से इस चीज़ का। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल बंद करते हैं। आजकल एक सोशल स्टिग्मा हो गया है, ये कहते हैं नॉट स्टिग्मा, रादर कि सोशल मानते लोग, मैं ड्रिंक करता हूँ, सीधे स्मोक करना, इससे चीज़ बढ़ गई है और ये सब ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये चीज़। आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छी स्लीप लें। आजकल एंग्जाइटी या वर्क प्रेशर की वजह से लोगों में स्लीप्स बहुत कम हो गई है। देखा है कि लोग रात को 12, 1, 2 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह वर्क पे जाते वक्त उनको प्रॉब्लम्स होती है और पूरा दिन उनका खराब रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी डाउन हो जाएगी। मेमोरी क्या है? लगता है स्टोर करना, जो आप कर रहे हो स्टोर करना, आपके में कैपेसिटी नहीं होगी जी। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ब्रेन एक्टिव ही नहीं है, आप स्टोर नहीं कर पाओगे, तो विद द टाइम अब मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं। क्या कम नींद लेना मरीज का या किसी भी सामान्य व्यक्ति का, अगर वो नींद कम लेता है तो क्या इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ब्रेन पर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। आपकी नींद बहुत जरूरी है। नींद क्या है? मेनली एनर्जी प्रोवाइड करना। सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन को चाहिए होती है। और डॉक्टर साहब, जो मेमोरी स्टोर करने की क्षमता है हमारे ब्रेन की, दिमाग की, वो कैसे बढ़ाई जाए या किस कारण घट रही है? एक तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दूसरा खाना पीना अच्छा ना होना, इससे अपना घट रही है। देख रहे हैं, बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज, बुक्स पढ़िए, मोबाइल से बुक्स पढ़िए। बुक्स से पढ़ना हमेशा इम्प्रिंट डालता है उसके ऊपर। खाना अच्छा होना चाहिए आपका, फूड इज एवरीथिंग। मतलब स्वस्थ रहना है, बिल्कुल। आपको हाँ, शारीरिक आप और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें। बिल्कुल। आप रिडल्स खेलिए, वो आपको हमेशा सोच, जितना वर्क मेंटल वर्क करेंगे उतनी जल्दी मेमोरी इंप्रूव करेगी। इसलिए रिडल्स खेलना हर एज में जी। आपके मेमोरी के लिए या ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है वो चीज़। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भ्रांतियाँ, जितनी धारणाएं गलत समाज में फैली हुई हैं, खासकर न्यूरो सर्जरी के लिए, स्पाइन की बीमारी के लिए, जो भ्रांतियाँ समाज में लोगों ने फैलाई हैं, उन पर ना जाएं और डॉक्टर साहब की जो सलाह है उसे माने। और डॉक्टर साहब, मैं भाई यही कहूँगा बिल्कुल कि कोई भ्रांति नहीं है जी, डरिए ना। न्यूरो का इलाज जल्दी से जल्दी करें। टाइम इज ब्रेन। आप टाइम जितना खराब करेंगे उतना ब्रेन खराब करेंगे। टाइम सेव करेंगे, ब्रेन या स्पाइन सेव करेंगे आप। इसीलिए किसी भ्रांति में ना पड़ें, जल्द से डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे से अच्छा इलाज करें।